रांची के अंचल अधिकारी अमित भगत पूर्व रांची डीसी छवि रंजन से सहयोग लेकर पूर्व आईपीएस शीतल इराव को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किस प्रकार से जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं और साथ ही साथ असली जमीन मालिक की जान लेने तक की कोशिश की जाती है। और अभी वर्तमान में उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है और साथ ही जमीन मालिक अपने घर से बाहर तक ना निकल सके, इसके लिए रास्ते तक को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए पूरी कहानी विस्तार से। जोहार, नमस्कार। खास खबरों की श्रृंखला में आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें कि आपको जानने को मिलेगा कि क्यों ईडी अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। और ये अधिकारी जो आज ईडी की गिरफ्त में हो, चाहे वो कोई आईएएस अधिकारी हो या फिर कोई राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या कोई अन्य, वो किस प्रकार से आम जनजीवन के जीवन को गर्त में डाल देते हैं, नरक में डाल देते हैं और उनको ऐसी प्रताड़ना में जीने पर मजबूर कर देते हैं जिसके कारण वो अपने जीवन यापन में ऐसी घनघोर समस्याओं का सामना करने पर मजबूर हो जाता है जिसमें कि उसकी कोई गलती भी नहीं होती है, मगर उसे भरपूर यंत्रणा, भरपूर मानसिक और अनेक प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी लेकर के आया हूं जिसमें कि संलिप्तता है जो ईडी की गिरफ्त में बहुत चर्चित है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, रांची के अभी हाल ही में रांची अंचल के सीओ अमित भगत और भी कई अन्य अधिकारी और उनके कनीय कर्मचारी ने मिल करके एक ऐसा गड़बड़ झाला किया है जिससे कि एक सामान्य सीधा साधा आदिवासी परिवार आज बेहद बुरे स्थिति में, बेहद मानसिक प्रताड़ना की स्थिति में और कई समस्याओं से घिरा हुआ है। आइए हम सीधे जानते हैं इस कहानी को। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हैं सूरज जी। सूरज जी, क्या मामला हुआ है, क्या कुछ हुआ है, बताइएगा। जी, ये करमटोली में आपके इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल का ये जमीनी विवाद है हमारा। इसमें सबसे पहले तो हम आते हैं, ये मेरा जो जमीन है ये हम लोगों का म्यूनिसिपल सर्वे के अंतर्गत आता है, ये एमएस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि इसका आप ये खेसरा देखिएगा, इसमें बाकायदे यहाँ पे ये पेपर है 595 प्लॉट है, एमएस प्लॉट है, 204 कड़ी है, 597 है, 841 कड़ी है, जिसमें कि रुंगटू उरांव के नाम से दिखाता है ये खतियान में। अब उसके आगे में ये होता है कि ये वाला जो मेरे दादाजी इस जमीन को 1945 में मॉर्गेज रखे हुए थे, ये कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये वाला है डीड, ये रजिस्टर्ड डीड है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि म्यूनसिपलिटी प्लॉट नंबर 595 रकबा 204 कड़ी, वो 597 रकबा 841 कड़ी, होल्डिंग नंबर 151A वार्ड नंबर 1, कुल रकबा 1045 कड़ी, यानी 1 एकड़ 4 डिसमिल। इसमें ये इनको LA नंबर 57/29 से इनको ये जमीन प्राप्त हुई थी, रामनारायण खलको को, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जब इन्होंने उस जो लोन लिए थे उसको जब इन्होंने बकायदे पूरा पैसा वापस किया कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो वहां से जो एनओसी मिली उनका भी मेरे पास साक्ष्य है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई दैट म्यूनिसिपल प्लॉट नंबर 595 एरिया 204 कड़ी, प्लॉट नंबर 597 एरिया 841 कड़ी, होल्डिंग नंबर 151 है, वार्ड नंबर 1, टोटल एरिया 1 एकड़ 45 कड़ी, शेयर ऑफ राम नारायण खलको, सन ऑफ रुंगटू ऑफ हतमा करमटोली। और इसी में इसका पूरा साफ साफ बताया अकॉर्डिंग टू LA नंबर, फिर से LA नंबर का जिक्र इसमें हो रहा है, जिस LA मुकदमा मतलब केस नंबर से राम नारायण के नाम पर ये जमीन पूरा उनके नाम से हुई थी। अब इसका डिटेल में अगर आपको हम पूरा दिखाते हैं तो ये है आपका, जब ये नगर पालिका हुआ करता था, नगर निगम, इसका ये मेरा डिमांड पंजिका है। उस समय जो टैक्स भरा दिया जाता था, इसमें साफ साफ यहां मेंशन है, ये है होल्डिंग नंबर 151 सर्किट हाउस रोड, राम नारायण खलको, 1934 और 35 से दिखा रहा है, ये 34-35 से निकाला गया है। उस समय का मेरा टैक्स पे वाला ये मतलब पेपर है मेरे पास।
इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि राम नारायण खलको का है। उसके बाद आप ये नगर निगम का जो सर्वे सेटलमेंट वाला जो भी है, इसमें भी दिखाया साफ साफ मेंशन है, सन 1960-61 का असेसमेंट पंजी में वर्तमान गृह संख्या 873। 3 बार ये मेरा गृह संख्या चेंज हुआ है। सबसे पहला है 151/A, दूसरा है 233 और तीसरा 873। और 60-61 के में ये 873 में चला, 233 आपका चला 1945-46 में, और 1945-46 से पहले का देखिएगा तो जो अभी आपको डिमांड पंजी मैंने दिखाया है 151/A, ये उस समय से चलते आ रहा है। उसके बाद मैंने ये आवेदन भी दिया था LRDC के पास में नोटेशन के लिए। इसमें साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये पुराना मकान जो हम लोगों का है यहाँ पे, मेरे दादाजी के जो मकान बनाया हुआ है, ये अभी तक हम लोग का है और एक दखल कब्जा भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि जो यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं जो मेरे दादाजी के भाई लोग हैं, ये लोग इसमें बोलते हैं कि हमको पार्टीशन सूट में मिला है, जो कि वो लोग रेवेन्यू सर्वे का खतियान, RS खतियान 1932 में जो हुआ है, उस बेसिस पे ये लोग यहाँ पे दावा करते हैं। अब इसमें साफ साफ यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये है रेवेन्यू सर्वे का खतियान का, यहाँ पे 202 खाता नंबर है, यहाँ पे मेंशन है, म्युनिसिपल प्लॉट अर्बन ब्लॉक दिखाता है 1156-57 प्लॉट, देख लीजिए। अब इसको ये लोग किस आधार पे यहाँ पे बांटे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये आता है मेरा। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जिस पार्टीशन के थ्रू गए थे, एक्सक्यूजन जो एग्जीक्यूट किया गया है जमीन का जो पेपर, इसमें इन लोगों को ये है सुशील खलखो एवं स्वर्गीय अनिल खलखो का ये है सब सर्टिफाइड कॉपी का जेरोक्स है। आप जब बोलिएगा तब हम दे देंगे ये सर्टिफाइड कॉपी। इसमें इनको मिला हुआ है 114 खाता के 1156-57 प्लॉट में, जिसका मकान यहाँ पे दिखाया जाता है रूम 2 विला, ये खाता नंबर 114 में। ये यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी का ये मेरा फोटोकॉपी हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे जो सामने में जो पेट्रोल पंप बना रहे हैं अजीत मनोहर खलखो और मतलब उसके बेटे अमित कुमार खलखो, इन लोगों को ये वाला मिला है एक्सक्यूजन में खाता संख्या 23 में, खाता संख्या 23 के 1156-57 प्लॉट में। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे खाता संख्या 23 के 1156-57 एवं 58 में 13 डिसमिल यहाँ पे दिखाया गया, जबकि ये लोग दावा अपना कर रहे हैं खाता संख्या 202 के 1156 और 1157 प्लॉट में, जो कि खतियान में रेवेन्यू सर्वे के खतियान में म्युनिसिपल पल्टी अर्बन ब्लॉक दिखाता है। और उस ये 3 कोई है इसमें। अब बकायदे ये लोग इसमें आज तक कभी भी इसका आज तक जवाबबंदी रसीद कभी 1932 के बाद आज तक कभी नहीं कटा है RS खतियान में। और इसको शहर अंचल CO अमित भगत किस आधार पे इन लोगों के नाम से पेट्रोल पंप जिसको आवंटित हुआ है, किस आधार से, किस पेपर से, किस प्रकार से इन लोगों के नाम से मोटेशन कर दिए हैं, वो हमें बताएं इसमें अभी तक, क्योंकि उसका एक भी जमाबंदी रसीद नहीं कटा हुआ। तो बात हो गई सबूतों की, सारे सबूत देखा आपने। अब हम बात आते हैं उस कहानी पर जो कोई सबूतों के बीच में उस मुख्य कहानी को समझना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा सामान्य भाषा में संक्षेप में ये पूरे जमीन विवाद की कहानी को बताइएगा सूरज जी। ये जमीन विवाद इस प्रकार है कि ये मेरा जो जमीन है, ये मेरा पूरा जमीन MAC से चलते आ रहा है।
एमएस यानी कि म्युनिसिपल सर्वे। हाँ, म्युनिसिपल सर्वे जो कि 1929 में हुआ है सर्वे सेटलमेंट में। इसमें हम साफ साफ बोल रहे हैं कि हाँ खतियान में है, रुंगटू राव के नाम दर्ज है, लेकिन बाकी खतियान को जो तोड़ रहा है या जो भी मेरे पास कागजात है उसमें साफ साफ यहाँ एलए केस नंबर से वो राम नारायण के नाम से दिखा रहा है। और उस समय से 1929 से जो चलते आ रहा, 45 में बकायदे मोर्गेज भी रखे जमीन को, उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये पूरा शेयर राम नारायण खलको का है। और जो बाकी जो हमारे दूसरे पक्ष के लोग हैं ये केस किए हैं 1966 में 32 का जो सर्वे है उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, लेकिन उसमें साफ दिखाता है कि ये म्युनिसिपल अर्बन ब्लॉक की जमीन है। तो वो अपना डॉक्यूमेंट साक्ष्य पेश करें, वहां पे दिखाया कि किस आधार से वो दिखा रहे हैं कि दावेदारी कर रहे हैं कि हमको शेयर में मिला या किसे मिला। हम तो आपको यहाँ पे साक्ष्य भी दिखा दे रहे हैं कोर्ट के तरफ से कि एक्सक्यूजन में साफ साफ वहां पे सर्टिफाइड कॉपी में एक को खाता 23 में मिला गया है, 2 जन को 114 खाता में दिया गया है। तो ये लोग फिर 202 की खाता के एमएस आरएस प्लॉट 1156-57 किस आधार पे यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। वो अपना जितना भी अगर कागजात है सर्टिफाइड कॉपी आप प्रस्तुत करें, वहां पे दिखाएं। आप हमको जोर जबरदस्ती में आ गए यहाँ पे सब, किसी को कुछ जाके अधिकारी प्रशासन जिससे भी मदद मांगने जाते हैं कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे, जबकि सब पेपर सबके सामने हम दिए हैं, वहां पे प्रस्तुत किए हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सबको दिखाए, लेकिन उन लोगों से तो कभी पेपर ही नहीं मांगा जाता है। जब आपने बात की अधिकारियों से तो क्या ये एमएस खाता और ये जो आरएस खाता है इससे संबंधित भी कुछ कंफ्यूजन आपको किसी से सुनने में मिला कभी? नहीं, देखिए कंफ्यूजन सुनने में तो मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। यहाँ आप किसी से भी जाइएगा, एमएस का जमीन कभी भी आरएस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये एमएस का जो जमीन है वो एमएससी से चलता है। और जिसको कि ये लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संगत भी सीओ यहाँ पे दिखा रहे हैं अमित भगत जी, यानी संगत में कैसे आप कर सकते हैं? आरएस से जब जा रहा है वहां पे आप अपना, आपका तो खुद वहां पर अंचल कार्यालय है, आप पूरा रिकॉर्ड अपना चेक कीजिए। वहां साफ वहां पे म्युनिसिपैलिटी अर्बन ब्लॉक खतियान के साथ में अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड निकालेगा, एक बार जितना खाता संख्या 202 में जितना भी प्लॉट आता है, जितना भी एमएस प्लॉट आता है, उसका एक बार भी जमा बंदी रसीद नहीं कटा हुआ है। और उसी में 1156 और 57 जो यहाँ पर को दर्शा रहे हैं वो भी प्लॉट मेरा वहां पे मेंशन आता है, जिसका आज तक का जमाबंदी रसीद नहीं कटा हुआ है। उसका वो किस आधार से अजीत मनोहर खलखो और अमित खलखो के नाम से उस जमीन का जमाबंदी रसीद काट दी है, वो हमको ये चीज पहले बताएं, हमको अमित भगत जी बताएं। अमित भगत जी का वो अजीत मनोहर खलखो से भी कुछ पारिवारिक ताल्लुकात है, ऐसा भी सुनने में आया। हाँ, ये रिश्तेदार ही लगते हैं। अब वो तो जितना जो भी है जानकारी आप लोग निकालने सकते हैं तो निकाल के देख लीजिए, रिश्तेदार ही हैं। उनका बचपना यहीं आदिवासी हॉस्टल ही में गुजरा है, वो भली भांति जानते हैं इधर के जितना भी माहौल या फिर मोहल्ला गांव सबसे परिचित है। तो जब इस पर आपने शिकायत की तो उसके बाद फिर अधिकारियों का रवैया किस प्रकार से रहा, कहाँ सहयोग मिला, कहाँ पर सहयोग नहीं मिला, वो बताएंगे? जी हाँ, देखिए मैंने इसे एलआर डीसी कोर्ट में फिर से मैंने इनकी जो मोटेशन किया गया है उसे रद्द करवाने के लिए मैंने वहाँ पे फिर केस किया। अभी तक वो भी मेरा अभी मामला तक लंबित है, जबकि मैंने अपना सब साक्ष्य एवं जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, कागजात था, सब मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। वो चीज़ वो भी एलआरडीसी सर भी वहाँ पर देखे हैं। उसके बाद मैं आपको एक पेपर दिखाना चाहूँगा इस पे कि डीसी सर इस जमीन पे रोक भी लगाए थे कि यहाँ पे काम नहीं होना है, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक इस पर कुछ किसी प्रकार का भी काम नहीं करना है। तो डीसी साहब ने जब इस पर रोक लगाई थी तो फिर इस पर काम कैसे जारी रहा? कुछ उसके एवज में आपने कहीं बात की और कुछ जवाब आपको सुनने को मिला कहीं से? जी, डीसी सर जो है वो एडीएम सर के पास अभी इस जो जमीन की जितने भी जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए वो एडीएम सर के पास वो दिए गए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेरा पहला है
11/1/23 का है ये वाला मेरा पत्रांक संख्या है 74। इसमें साफ साफ पहले तो ये उप समाहर्ता सामान्य शाखा से यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये मेरी माँ इसमें आवेदन दी थी, तो इसमें यहाँ पे साफ लिखा गया है कि श्रीमती नित्यानी जड़िया पति स्वर्गीय चंद्रचूड़ खल को पता करमटोली थाना लालपुर रांची जिला रांची से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति संग्रह करते हुए सूचित किया जाता है कि आपत्ति का निपटारा किए जाने तक विषयांकित स्थल पर निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया। साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। उसके पश्चात आपके ये पत्रांक 387 दिनांक ये है 22/2/2023 के इस संबंध में भी यहाँ पे दिया गया है। तत्पश्चात नित्यानी जड़िया पति स्वर्गीय चंद्रचूड़ खल को करमटोली रांची द्वारा 24/12/22 को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इसमें साफ दिखा गया कि उस शिकायत आवेदन में आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के प्रतिवेदन की मांग करते हुए प्रबंधक रिटेल अभियांत्रिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची को आपत्ति के निपटारा किए जाने तक स्थल पर निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश दिया गया। यहाँ पे प्रेषक में उपायुक्त महोदय का भी यहाँ पे नाम है। उसके बाद ये 22/2/23 की घटना है, जिसके पश्चात आपके ये 28/2/23 में एक हमारा इसी जमीन पे काम रोकने के लिए ये 2188/2022 का ये वाद संख्या है 144 के लिए मैंने ये किया था। उसमें भी साफ साफ उस पेपर में भी मेंशन है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका जो आदेश आया है इसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि उपलब्ध इजराय वाद संख्या 26/1983 के प्लेडर कमिश्नर के प्रतिवेदन में खाता संख्या 23 प्लॉट 11565758 का रकबा 13 डिसमिल दिखाया गया है। उक्त प्रतिवेदन में खाता संख्या 202 का जिक्र नहीं किया गया है, साफ स्पष्ट शब्दों पे दिया गया है। इसमें वो लिखती यहाँ पर से आदेश आया कि 2188 में 11/2 को पारित आदेश, इसी आदेश के हिसाब से लिखा गया है कि प्रति संलग्न करते हुए स्थल पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। खाता नंबर 23, जबकि ये तो खाता 202 है। अब इसमें यहाँ पे उपरोक्त स्थल में समन्वय विचारोपरांत स्थल पर निर्माण कार्य पर रोक संबंधी आदेश को विलोपित किया जाता है। उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा की श्वेता बेग यहाँ पे उपायुक्त के आदेश से 28/2/2023 को वो बोलती है कि नहीं, रोक संबंधी आदेश को विलोपित करते हैं, यहाँ पे काम करने का हम परमिशन देते हैं। वो किस हिसाब से दे रही है, जबकि यहाँ पे डीसी महोदय का साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। और उसी के आदेश से एडीएम सर के पास जो वो जांच करने का आदेश दिए थे दिनांक 3/4/23 को मेरे पास नोटिस आता है कि उक्त खाता 202 प्लॉट 115657 यहाँ पे साफ साफ दिया गया है जमीन पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप पे स्थापित करने संबंधी जांच है। उक्त विश्रांति मामले पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 5/4/23 को पूर्वाहन 11:30 बजे निश्चित रूप से साक्ष्य के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये चौथा महीना का जब है। डीसी सर आदेश दिए एडीएम सर को कि इसकी पूरी इंक्वायरी किया जाए। अब डीसी सर का आदेश को उल्लंघन ये कर रही है श्वेता बेद मैडम, उप समाहर्ता है, जबकि यहाँ की तो ये विडंबना और परिस्थिति बनी हुई है कि अधिकारी का आदेश खुद उनके जूनियर ही लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? सूरज जी, हम जानना चाहेंगे कि कहानी की शुरुआत में हमने कहा कि इस केस का संबंध छवि रंजन जो पूर्व में रांची के डीसी रह चुके हैं उनसे भी रहा है, तो वो बात कैसे है, बताएंगे? इसमें बात सर यही है कि जो सीओ हमारे जो अंचल अधिकारी हैं बिना पेपर का छानबीन किए हुए वो पेट्रोल पंप के लिए जो भी आवेदन दिए होंगे वो एनओसी प्रदान करते हैं और वहाँ डीसी सर जो छवि रंजन थे वो उसको आदेश भी दे देते हैं एनओसी को। आप पहले जमीन का क्या है क्या नहीं, कुछ यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखा नहीं रहा कि अगला केवल जा रहा है कि हाँ ये मेरी जमीन है। इस आधार पे आप पूरा अगर उसको अच्छा से जांच करके इस विषय को अगर आप ये किसी के सामने आप दीजिएगा, मतलब कि हाँ ये मेरा जमीन है, जैसे मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ तो बिना साक्ष्य देखे हुए वो एनओसी प्रदान कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कि सम्मिलित है, सब कुछ मिला हुआ है, कुछ लेन देन का प्रक्रिया चला होगा तभी नहीं तो ऐसे जगह पे कौन यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप, और वो भी आपका
रोड 20 या 22 फीट का होगा, रोड के दाहिने तरफ में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, बायां साइड में आप एचपीसीएल को किस प्रकार आप दे सकते हैं। ऐसे हमको जहां तक का नॉलेज मतलब जानकारी हमको है कि 30 मीटर का दायरा कोई भी पेट्रोल पंप का के लिए होना चाहिए। यहाँ तो 22 फीट का रोड ही है, रोड के उस पार इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और रोड के बायां तरफ में एचपीसीएल पेट्रोल पंप। तो साफ साफ भली भांति समझ में आता है कि ये सब मिली भगत है अधिकारियों के द्वारा। जो आप लोगों के घर तक आने का जो रास्ता है उसमें भी कुछ समस्याओं की बात यहाँ पर आ रही थी। जी हाँ, ये समस्या साफ साफ है कि ये लोग अपने ही द्वारा, ये अगर हम इन लोगों का भी बात मानते हैं, अगर जो जिस प्रकार ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग का बंटवारा हुआ है, इन लोगों को सिर्फ 13 डिसमिल जमीन में, मात्र 13 डिसमिल जमीन ये लोग को आवंटित किया गया। 13 डिसमिल जमीन में आप अपना काम कीजिए। ये लोग जो नक्शा भी जो दिए हैं कोर्ट के सामने, हाथ से बना ही हुआ है, उसको हम ऐसे मानते भी नहीं है, लेकिन ये लोग जो प्रस्तुत कर साफ साफ दिया गया है कि ये 23 फीट का जो रोड है, ये 23 फीट की जो जमीन है, ये कॉमन पैसेज है। वो नक्शा में भी साफ साफ ये लोग जिक्र। अब ये अपने 13 डिसमिल जमीन में ठीक है आप काम कर रहे थे, हम जो भी है हम न्यायालय से हम उसमें हम न्यायालय में हम जाएंगे, न्यायालय से हम मदद मांगेंगे उसमें। अब ये अपना पेट्रोल पंप बनाते बनाते वो 23 फीट की जो मेरी निकलने आवागमन की जो मेरा रास्ता है आने जाने की, मेरे घर घुसने या फिर सड़क निकलने की, उसको भी ये लोग पेट्रोल पंप के तहत मतलब पेट्रोल पंप में मिला रहे हैं उसको भी। वो अपना ब्रिक्स बैठाते मतलब फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं, ब्रिक्स बैठाते बैठाते वो लोग मेरे सड़क तक में लोग घुस गए हैं। मतलब अब आप घर कैसे आएंगे ये समस्या भी उत्पन्न होगी। अगर वो घेराबंदी कर लेते तो आपके पास घर आने और जाने का, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। नहीं, उसके बाद तो ये सार्वजनिक रास्ता बन जाएगा, जबकि ये तो हम लोगों का ये प्राइवेट रास्ता है। उसमें ब्रिक्स लगा दिए, कोई भी कार वार, उसके बाद बाइक आए कार आए, जो भी पेट्रोल भराने तो यहाँ पे सभी व्यक्ति आएंगे। अब तो ये तो फिर मेरा कॉमन मतलब सार्वजनिक हो जाएगा, उसके बाद तो फिर मेरा निजी क्या रहेगा यहाँ पे। तो अंत में अब आप क्या चाहते हैं? अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी कागजात आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, या ईडी में इसकी जांच हो, अब पूर्ण तरीके से जांच हो, इसमें कौन से अधिकारी, कौन से प्रशासनिक अधिकारी या पूर्व अधिकारी या वर्तमान अधिकारी, किन लोगों का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, जिसको कि ये लोग कोर्ट की पेपर में भी छेड़खानी करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए एवं जितने भी कानूनी मैंने प्रक्रिया यहाँ पर की उन सबको अनदेखा करते हुए जोर जबरदस्ती के द्वारा किस प्रकार यहाँ पे घर निर्माण कर रहे हैं या पेट्रोल पंप निर्माण कर रहे हैं या फिर मेरा जो आवागमन की जो सड़क है उसको भी जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, इस विषय पर पूर्णतया साफ स्थिति से पूरा जांच हो और जो जिस भी इस कार्य में सम्मिलित है उन सभी पे कार्रवाई हो। कोर्ट के कागज में छेड़छाड़ की बात आपने कही, वो क्या मामला था, कैसे छेड़छाड़ हुई थी? वो छेड़छाड़ इस प्रकार हुई थी, ये जो एक्सक्यूजन 2683 है, इस पे जो मैं आपको इसके समक्ष भी ये प्रस्तुत करना चाहूँगा, ये 2683 की है। ये है आप अजीत मनोहर खलखों के द्वारा ये एक्सक्यूजन 2683 की, ये मैं आप लोगों के सामने सर्टिफाइड कॉपी की छाया प्रति दिखा रहा हूँ। ये इसमें पहले तो मैं उन लोगों का नाम दिखाना चाहूँगा एक्सक्यूजन वाला में। ये जो देखिए यहाँ पे लेट विश्वेश्वर खलखो रुंगटू राव के हैं, जो भी इनके सर में सुधीर खलखो, प्रभात खलखो, अजीत मनोहर खलखो जिनका नाम कर रहा हूँ, जिनके पुत्र ही यहाँ पे पेट्रोल पंप बना रहे हैं। इस पेपर में साफ साफ कोर्ट के पेपर में यहाँ पे साफ साफ यहाँ दिखाया गया कि खाता संख्या 23 के 1156, 57 एवं 58 की 13 डिसमिल जमीन पर इन लोगों को प्राप्त हुआ है जमीन, खाता संख्या 23 की। अब उसके बाद ये सभी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स ये प्रस्तुत करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये खाता संख्या 202, यहाँ पे खाता संख्या 202, विक्रेता का नाम भी है अजीत मनोहर खलखो, हिंदी में लिखा हुआ है अजीत मनोहर पिता स्वर्गीय विश्वेश्वर खलखो। क्रेता का नाम भी देखिएगा अजीत मनोहर खलखो पिता विश्वेश्वर खलखो, केवल हिंदी इंग्लिश से है। और जो कोर्ट का पेपर में छेड़खानी वाला जो बात बोल रहे हैं, ये उसी एक्सक्यूजन की सर्टिफाइड कॉपी की इन्होंने छाया प्रति निकाली है और छाया प्रति के जहां पे खाता 23 था वहां पे यहाँ पे इन्होंने पेन से ये 202 बनाया है।
यहाँ साफ साफ दिख रहा है 202 या इन्होंने पेन से बनाया खाता, वहां पे खुद अपने से टेम्परिंग करके ऐड किए हैं। अब इसको भी अगर अंचल अधिकारी अमित भगत अगर इसको भी नहीं देख रहे हैं तो किस नाम के वो अधिकारी, कि पेन से लिखा हुआ भी उनको समझ में नहीं आता है कि रिश्तेदार है, इस चक्कर में मतलब आप अधिकारी हैं तो अपना पद का दुरुपयोग करते रहिएगा। इसको तो कोई बच्चा भी यहाँ पर देख के जान जाएगा कि ये हाथ से लिखा हुआ है, 202 एडिट किया हुआ है। अब इसमें तो हम अमित भगत जी जो हमारे शहर अंचल अधिकारी हैं, मैं उन्हीं को दोषी मानूंगा। और जिसका कि अभी तक मैं कह रहा हूं कि खाता संख्या 202 RS खाता संख्या 202 मौजा हतमा थाना 200 RS खाता 202 RS प्लॉट 1156 एवं 57, जिसका आज तक 1932 के बाद अभी तक जमाबंदी रसीद नहीं कटा गया है, जिसको कि इन्होंने अजीत मनोहर खलखो एवं उसके पुत्र अमित कुमार खलखो के नाम से वहां पे नोटेशन दर्ज कर दिए। किस पेपर से किस आधार पे वो इसकी जानकारी सबके सामने प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें, वो भी मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी में नहीं मानूंगा। यहाँ पर बहुत घटित हुआ है। सबसे पहले तो नल उली लोग 11 में तोड़े, माने 2011 में, और हम लोग को गेट में भी ताला लगा दिया, जलाने का भी कोशिश किया। उसके आप लोग को जलाने का कोशिश हाँ किया? हम लोग को जलाने का कोशिश किए। उसके बाद में हम छड़ से निकाले और छड़ से ताला, अभी भी वो ताला और ये रखा हुआ है, माने जो रखे हैं वो रखे हुए हैं। उसके बाद में गेट को खोले और हम ड्यूटी चल गए। उसके बाद उसका भी केस चल रहा है, लेकिन कौन आधार से अशोक टोप्पो को बरी कर दिए। अशोक टोप्पो कौन थे? हाँ, अशोक टोप्पो मेरे ससुर रामनारायण खलखो की बहन झिबरी टोप्पो का बेटा है। उसी ने आप लोगों को जान से मारने की जलाने की कोशिश की थी? हाँ, ये सब कोई यहाँ जलाने के लिए सब, यहाँ शंकर खलखो बगल में है, शंकर खलखो उसकी पत्नी, सब मिली भगत है। यहाँ तो जमीन का मामला है। जो लोग आपके जमीन पे अवैध कब्जा करके रह रहे हैं वही लोग? हाँ, वही लोग टोटल। शंकर खलखो, उसकी पत्नी उमा खलखो, उसका बेटा शशांक खलखो, उसका बेटा और छोटा का बिक्की की क्या नाम है नहीं तो वो पूरा किराया भी रखा है अपना पूरा बना करके। और इधर अशोक टोप्पो तो झिबरी का बेटा है, फुफू हम लोग का फुफू सास का बेटा है। और दूसरा उससे बड़ा है नरेश टोप्पो, वो भी मर गया। उसका बेटा पत्नी अभिषेक टोप्पो और नरेश की पत्नी शांति टोप्पो, वो लोग भी मिली भगत है। वो लोग भी कोना में थोड़ा ले लिए हैं। मैंने ससुर के जमाने में वो भी रेंट देती थी यहाँ रहने के लिए। पहले आपकी जमीन पे आकर के वो लोग बसते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? कर लिए आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करने के लिए। फिर सुशील खलखो, उसका भाई अनिल खलखो, उसका पिताजी शिव नारायण खलखो, उसका एक्सीडेंट में मर गए। तो मेरा ससुर ही बना के उसको रहने के लिए जगह दिए थे। अब वो लोग उसको भी कब्जा किए। मेरे ससुर 1994 सितंबर माने 24 सितंबर को दुनिया से चल बसे। तो उस दौरान ये लोग जलसाजी करके नगर निगम में मैंने होल्डिंग करा लिए। होल्डिंग तो एक ही था 873, एक ही होल्डिंग रामनारायण का नाम से ही पूरा कैंपस होल्डिंग चलता था। लेकिन ये लोग सब अवैध कब्जा, नल तोड़ना, हरकत करना, मारपीट करना। हाल में ही 2021 में मारपीट हुआ, ड्राइन बोला। ये लोग ड्राइन का बाल बच्चा को मारो मारो बोल रहा है। ये शंकर खलखो, सुशील खलखो, उसकी पत्नी उमा खलखो, मैंने टोटल मिल करके। तो आपने इस पूरे मामले की आपने फिर कहीं शिकायत की थी? कहीं थाना में कोई केस दर्ज हुआ? मुख्यमंत्री तक लिखे, डीजीपी तक लिखे, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तक हम लिखे। लेकिन वहाँ से मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी वो आदेश दिए कि डीजीपी दिए, अब तो वही लोग जाने। फिर आए यहाँ, फिर थाना वाला कुछ नहीं बोला, पूछ पाछ के चल दिए।
कोई केस दर्ज नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं? कुछ नहीं किया। मेरा बेटा और हमको तो जान से मारने के लिए शंकर, सुशील खलखो, दीप्ति खलखो और उसका बेटा शशांक खलखो, सुशील का बेटा गौरव सौरव खलखो, ये लोग आ करके, और दीप्ति का बेटा अभिषेक, दीप्ति, टोटल ये लोग जितना परिवार है यहाँ हम लोग को मार पीट किया, गला दबाया। मेरा लड़का को सूर्या को तो छत्ती पर भी चढ़ गया और हमारा पैर भी अभी मुर्का हुआ है। मैंने ये लोग चढ़ गया था, शंकर चढ़ा और उसका बेटा। ऐसा ऐसा हादसा हम लोग के ऊपर में हो रहा है, तो हम तो निवेदन करते हैं कि हम लोग सुरक्षित रखे, जीवित रहे। ये लोग कभी भी हम लोग को हत्या कर देगा। और शंकर का बेटा शशांक बोल रहा है गोली चला देंगे। हम लोग तो जान का खतरा है यहाँ। आप ये लोग दोनों परिवार दीप्ति और शंकर खल को CCTV पहले लगा लिए है, कांड होने हुआ तो वो लोग CCTV को बंद कर देता है, मैंने क्या बोलेंगे उसको, ऑफ कर देता है। ऑफ कर देता है और ऐसा हरकत करता है। उसके बाद में हम नहीं हुआ तो फिर कंप्लेन केस के CGM के यहाँ अभी चल रहा है केस। ये लोग अभी जमानत के लिए जा रहे हैं, बेल के लिए। यही है, कल तारीख था, मैंने 27 तारीख को था, कल तो कोई नहीं गया। 20 आदमी में इसमें हम मैंने केस किए हैं। कभी भी हम लोग का जान का खतरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को बहुत परेशानी है यहाँ। तीनों परिवार आते हैं, मेरा बेटा बेटी, मैं क्या करूँगी फिर? ये लोग तो जेले भेजने, मार के ख़त्म करने का ही लोग प्रयास में लगे हैं, ज़मीन हड़पने के लिए। खाली ज़मीन, मेरा घर बोलता है। तो सुना आपने कि किस प्रकार से गड़बड़ झाला हुआ है यहाँ पर। जो कहानी की शुरुआत होती है वो कुछ ऐसे है कि राम नारायण खलखो जी का ये जमीन था जो कि म्यूनिसिपल सर्वे के अंतर्गत आता था। और म्यूनिसिपल सर्वे की कहानी ये है कि उसमें आज तक जमाबंदी नहीं हुई, उसमें आज तक कभी भी रसीद नहीं कटा। और जो 1932 के खतियान की बात आप सुनते आ रहे हैं वो हो जाता है रेवेन्यू सर्वे का। और वो जमीन की प्रकृति अलग है, ये जमीन की प्रकृति अलग है। अब ये दोनों प्रकार के जमीन अस्तित्व में हैं। अब यहाँ पर दोनों जो प्रकार के जमीन है उसको आपस में मिक्स करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस बात का फायदा उठाया जा सके। और सबसे जो मजेदार बात इस कहानी में खुल करके सामने आई, आपने जाना कि किस प्रकार से क्रेता और विक्रेता यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला एक ही आदमी है। क्या कभी ऐसा सुना है आपने? मैं तो जहां तक जान पाया हूं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने खुद से खुद को ही कोई भी जमीन बेचा हो। वो यहाँ पर होता है और उस चीज को सही साबित करने के लिए जो कागज देखने में आता है उसमें खरीदने वाले का नाम बस हिंदी में और बेचने वाले का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है। बस यही एक महज अंतर है, नाम एक ही है। उसके बाद में जब ये मामला आता है, जब आवेदन इस पर आता है तो किस प्रकार से किस क्रूरता के साथ में इसको दबाने की कोशिश की जाती है, जान मारने की कोशिश की जाती है। किसी प्रकार से आज राम नारायण खलखो का ये जो वंशज हैं सूर्या खलखो और उनके घर की जो बहू हैं सूर्या खलखो की माँ और उनकी बेटी किसी प्रकार से अपने जीवन को बचाई हुई हैं, मगर ये कब तक बचा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और जब शिकायत होता है तो वहां भी एक दिलचस्प बात हो जाती है कि जिसे जांच करने का जिम्मा मिलता है, जो इस क्षेत्र का अंचलाधिकारी है, वो भी जो दूसरा पक्ष है जो इन पर जुल्म कर रहा है, जो इनके जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उसी का रिश्तेदार निकलता है। आप समझ सकते हैं कि वो जब अपने रिश्तेदार को बचाने पर आ जाएगा तो उसके लिए कितना आसान हो जाता है। और वो इस प्रकार की स्थिति का फायदा उठाते हुए एक विशेष गड़बड़ झाला करता है। और वो गड़बड़ झाला ये है कि जब इस जमीन पर शिकायतवाद पर LRDC कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी, उसी दरमियान में वो इस जमीन का म्यूटेशन दूसरे पक्ष को कर देता है, जो कि किसी भी प्रकार से कानूनी सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है, मगर फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इनके सामने जो पक्ष है वो इन्हें प्रताड़ित करने की, इनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, मगर इनकी शिकायत तक कहीं दर्ज नहीं हो पा रही है। जब ये अपने जान बचाने की गुहार लगाने के लिए थाना पहुंचते तो सुना नहीं जाता है। बात बढ़ते बढ़ते DGP से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक को लिखा जाता है। राज्यपाल वही जो आज
भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति हैं उन तक ये शिकायत पहुंचती है, मगर उसके बाद भी जो स्थानीय प्रशासन है उसका कोई कार्रवाई देखने में नहीं आता। वो आते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं, कोई भी मामला दर्ज नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए न्याय इस पर? और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने अब इस पूरे मामले की लिखित शिकायत ईडी में भी की है। 1 महीने पहले ईडी में इन्होंने लिखित शिकायत की है और अब इस मामले पर क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा। मगर हम ये गुहार लगाएंगे इन लोगों के तरफ से कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। एक भलाई का काम किया था इनके ससुर ने कि कुछ लोगों को अपने जमीन पर बसाया था, मगर आज वो भलाई भारी पड़ गई है। आज वही लोग इनका जान की हत्या करके इन लोगों को यहाँ से अस्तित्व को समाप्त करके इस पूरे जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं।